हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है एंड लोकल गवर्नमेंट की क्या फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है इन दो स्टोरी से, जिसमें पहली स्टोरी है मध्य प्रदेश में रहने वाली गीता राठौर की, जो सन 1955 के इलेक्शन में रिजर्व सीट से अपने गांव की सरपंच बनी थी। जिसके बाद इन्होंने अपने गांव के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे वाटर टैंक को रिनोवेट करवाना, गाँव में अच्छे रोड बनवाना एंड गाँव के स्कूल को रिपेयर करवाना। जिसके बाद सन 2000 में फिर से गाँव में सरपंच का इलेक्शन होता है और यह इस बार भी इलेक्शन में खड़ी होती है और यह अपने पिछले 5 सालों के अच्छे कामों की वजह से इस इलेक्शन में नॉन रिजर्व सीट होने के बाद भी इस इलेक्शन को जीत जाती हैं। तो यह थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी है हमारी तमिलनाडु की ग्राम पंचायत की, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट 2 हेक्टेयर जमीन 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना चाहती है, लेकिन यह जमीन होती है ग्राम पंचायत की। जिसके बाद ग्राम पंचायत के लोग तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऑर्डर को मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट से सिंगल जज बेंच का ऑर्डर आता है कि नहीं, यह जमीन गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट इसका कुछ भी कर सकती है। लेकिन कोर्ट के इस जजमेंट से ग्राम पंचायत के लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और इसे फिर से कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं और इस बार इस केस की सुनवाई होती है डिविजनल जज बेंच पे। जिसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है यह जमीन ग्राम पंचायत की है और इस जमीन में स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती और यदि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करती है तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत का वायलेशन माना जाएगा। इन दोनों स्टोरी में हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है हम सभी के लाइफ में। आइए समझते हैं आखिर ये लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। लोकल गवर्नमेंट इसका मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो हमारे विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करती हो, उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। यह गवर्नमेंट आम आदमी की डेली लाइफ के वर्क में इन्वॉल्व होती है एंड ऑर्डिनरी पीपल्स के सबसे क्लोजेस्ट होती है। लोकल गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में विलेज लेवल के डेवलपमेंट में ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया के अर्लीस्ट टाइम यानी प्राचीन काल में विलेज में सभा होती थी, जिसे हम विलेज असेंबली भी कहते थे। समय के साथ साथ इनमें चेंजेस हुए और सभा का रूप पंचायत ने ले लिया। पंचायत का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ 5 पर्सन्स, यानी 5 व्यक्तियों की एक सभा जो गांव के सभी प्रॉब्लम्स का समाधान करती हो। जैसा कि अभी हमने देखा, इंडिया के अर्लीस्ट टाइम पीरियड में हम लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन सन 1882 के बाद इंडिया के वॉइस रॉय लॉर्ड रिपन लोकल गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करने का इनिशिएटिव लेते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लोकल गवर्नमेंट्स के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेती है। इंडियन एक्ट 1990 में बहुत से प्रोविंसेस में विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है एंड ये ट्रेंड कंटिन्यू होता रहता है गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 के बाद भी। महात्मा गांधी जी भी फ्रीडम मूवमेंट के समय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर के डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तब लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट के अंडर दे दिया जाता है। इसे डीपीएसपी में भी मेंशन किया जाता है। डीपीएसपी ऐसी पॉलिसी होती है जो कंट्री की सभी गवर्नमेंट के लिए इक्वल होती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल प्रोविजन दिया गया है। मतलब यदि गवर्नमेंट इस रूल को फॉलो ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो मान लो डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए एक तरह की एडवाइज है। इतने टाइम पीरियड से इतना कुछ होने के बाद भी लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं बन पाती, क्योंकि जिस समय हमारे देश को ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस मिलती है उसी समय इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। जिसके कारण नेहरू जी को डर लगने लगता है यदि हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो कहीं हमारा देश और फर्दर डिवाइड ना हो जाए। इसी के कारण वे लोकल गवर्नमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी रूरल सोसाइटी में कास्ट डिवीजन होने के कारण लोकल गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सन 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करती है। इस कम्युनिटी का मेन पर्पस था पीपल्स को प्रमोट करना डिसीजन मेकिंग एंड लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। एंड 1960 आते आते गुजरात और महाराष्ट्र में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। सन 1987 में लोकल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को देखते हुए एक कमेटी स्टेब्लिश की जाती है, जिस कमेटी का नाम होता है पीके तुंगन और ये कमेटी 1989 में गवर्नमेंट को अपना रिकमेंडेशन देती है और बताती यदि हमें लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाना है तो इसे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन देना होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। सन 1989 में लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करती है और इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने का पर्पज होता है पूरे कंट्री में लोकल गवर्नमेंट की यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को इंश्योर करना। 2 साल के बाद सन 1992 में यह अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पास हो जाता है। आइए 73rd अमेंडमेंट, जिसे हम PRI के नाम से जानते हैं, उसे डिटेल में समझते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है हमारे रूरल सोसाइटी के लिए, जिससे पूरे देश में 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। और इस 3 टियर पंचायती राज का स्ट्रक्चर होता है जिसका बेस होता है ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल में आता है मंडल, जिसे हम ब्लॉक या तालुका के नाम से भी जानते हैं, एंड इसका टॉप लेवल होता है जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद रेगुलरली एवरी 5 ईयर में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होती है एंड SC, ST और यदि गवर्नमेंट को नेसेसरी लगता है तो OBC के लिए भी सीटें रिजर्व होती हैं। लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट से अलग कर दिया गया है, जिसके बाद हमारे लोकल गवर्नमेंट के बाद 29 सब्जेक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11 शेड्यूल में मेंशन है, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, रूरल हाउसिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। आर्टिकल 243G पावर देती है हमारे पंचायत को, अथॉरिटी देती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है। यदि स्टेट गवर्नमेंट पंचायत के किसी भी कार्य में कोई इंटरफेरेंस करती है तो पंचायत के लीडर कोर्ट जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर में फाइनेंस कमीशन बनाती है जो लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंस का एग्जामिन करती है और उसके हिसाब से लोकल गवर्नमेंट के लिए फंड अलॉट करती है। यहाँ तक हमने समझा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो कि रूरल एरिया में लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया गया था। अब हम समझते हैं 74th अमेंडमेंट को, जो अर्बन लोकल बॉडीज एंड नगर पालिका के डेवलपमेंट के लिए किया गया था। लेकिन अर्बन एरिया किसे कहते हैं? अर्बन एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया को डिफाइन किया है, जिसकी फर्स्ट क्राइटेरिया उस टाउन या विलेज की पॉपुलेशन मिनिमम 5000 होनी चाहिए, जिसमें सेकंड क्राइटेरिया 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज होने चाहिए, यानी कि इस पॉपुलेशन को खेती बाड़ी के कार्य में इंगेज नहीं होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है पॉपुलेशन डेंसिटी, एटलीस्ट उस टाउन या विलेज की पॉपुलेशन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। गवर्नमेंट के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 31% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। अर्बन गवर्नमेंट के फंक्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल में मेंशन है। एंड अभी हम कुछ डाटा देखते हैं हमारे कंट्री में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को स्टेब्लिश होने के बाद का। और आज के समय हमारे पूरे कंट्री में 600 से ज्यादा जिला पंचायत, 6000 ब्लॉक, 2,40,000 ग्राम पंचायत हमारे पूरे कंट्री के रूरल एरिया में हैं। एंड 100 सिटी में कॉर्पोरेशन, 1400 टाउन में म्यूनसिपैलिटीज और 2000 में नगर पंचायत, ये अर्बन एरिया के लोकल गवर्नमेंट में हैं, जिसमें हर 5 साल के बाद 32 लाख से ज्यादा मेंबर इलेक्ट होके आते हैं, जिसमें से 13 लाख महिलाएं होती हैं। और इन्हीं सभी के पार्टिसिपेशन की वजह से हमारा कंट्री ट्रू एसेंस में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।